नमस्कार दोस्तों, टीम आयाम के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। नदियां पढ़ रहे हैं अपन और पिछले लेक्चर में हमने बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों को देखा, प्रायद्वीपीय प्रदेश की। पिछले लेक्चर में हमने इस ऊपर वाली दिशा की नदियों के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने उड़ीसा के क्षेत्र वाली नदियों में पढ़ा, जिसमें हमने स्वर्णरेखा, ब्राह्मणी नदी और महानदी इसके बारे में पढ़ा। इस लेक्चर में अपन दक्षिण भारत की साइड में जो प्रायद्वीपीय पठार का दक्षिणी हिस्सा है, यानी कि दक्षिण भारत का जो हिस्सा होगा, इस प्रदेश की नदियों के बारे में अपन पढ़ेंगे। हेडिंग वही रहेगी, 3 हमने पिछले लेक्चर में की थी, बाकी की नदियां अपन इस लेक्चर में करते हैं। तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां अपन पढ़ेंगे। 3 अपन ने पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। अब अपन इस वाली नदियों को जैसे पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले लिखिए गोदावरी नदी। गोदावरी नदी, पहला ही काम हमको उद्गम मालूम करना है कि उद्गम कहां से होगा। तो गोदावरी नदी का उद्गम होता है नासिक के पास झरने से। नासिक के पास त्र्यंबक में एक झरना है, जगह का नाम है त्र्यंबक। कई किताबें त्र्यंबक भी लिखती है। त्र्यंबक में झरने से नासिक कहाँ पर मिलेगा आपको? महाराष्ट्र में होगा। तो महाराष्ट्र में नासिक के पास एक झरना है त्र्यंबक में, उस झरने से गोदावरी नदी का उद्गम होता है। पश्चिमी घाट आप कहेंगे, जो हमने भौतिक प्रदेशों के समय पश्चिमी घाट पढ़े थे, वही पश्चिमी घाट में नासिक के पास त्र्यंबक नामक जगह से एक झरने से गोदावरी नदी का उद्गम होता है। कुल मिलाकर इसको आप यहाँ बना लीजिए, यहाँ से गोदावरी नदी का उद्गम होता है। इस तरह से आप इसका उद्गम यूँ मानेंगे। तो गोदावरी नदी हमने यहाँ से, हमको गोदावरी नदी के बारे में समझना। उद्गम कहाँ से होता है? नासिक से। नासिक कहाँ है? NH, महाराष्ट्र के अंदर नासिक लिखेंगे। तो ये हमने कहानी उद्गम के बारे में पढ़ी कि इस नदी का उद्गम इतना होता है। लंबाई कितनी होती है? इस नदी की लंबाई होगी 1465। इस नदी की लंबाई कितनी है? 1465। और जो कल का वीडियो था उसमें मैंने आपको महानदी की लंबाई 804 या 5 दिखाई थी, उसको 865 कीजिए, 885 कीजिए। वो जो मैंने कल आपको महानदी दिखाई थी, उस महानदी की लंबाई थोड़ा उसमें करेक्शन करिए और 885 किलोमीटर कर लीजिए, कहीं गलत ना हो। ठीक है, तो लंबाई गोदावरी की वापस आते हैं इस पर। गोदावरी की लंबाई 1465 किलोमीटर होगी। और हमें जो याद रखना है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। 1465, इसके बराबर लंबाई बाकी किसी नदी की नहीं है। तो एक फैक्ट क्या बन जाएगा वन लाइन में सवाल, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी। या दूसरा फैक्ट बनाओ तो प्रायद्वीपीय पठार की सबसे लंबी नदी, प्रायद्वीपीय पठार की सबसे लंबी नदी। गंगा के बाद अगला फैक्ट क्या बनेगा? गंगा के बाद भारत में बहने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी, दूसरी सबसे मतलब एक पहली तो गंगा है, भारत के अंदर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी? गंगा। और गंगा के बाद अगर कोई नदी है तो वो गोदावरी है। तो इसलिए आप इसे याद रखोगे। दक्षिणी गंगा भी इसे कहा जाता है। देखो, दक्षिण की गंगा के संबंध में थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। कुछ किताबें गोदावरी को बताती है और कुछ किताबें कावेरी को बताती है ना, एक कंफ्यूजन रहता है। अब हम किसी को मान लो हम कहें कि ये गंगा नदी, मतलब किसी की उपमा देते हैं अपन। हम जब भी किसी की उपमा देते हैं तो जिसकी उपमा दे रहे हैं उसका कोई कैरेक्टर अपन फॉलो करते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ कि आपकी क्लास का विराट कोहली कौन है, इसका मतलब हमको विराट कोहली नहीं बनाना उसको, हमको क्या समझना है कि उसके जैसा टैलेंटेड खेलने वाला कौन सा है, सबसे अच्छा क्लास में कौन खेल रहा है। मैं कहूँ कि आपकी क्लास का सचिन तेंदुलकर कौन है, इसका मतलब आपके दिमाग में क्या तस्वीर बनेगी कि उसके जैसा, उसके गुणों वाला कौन। तो वही काम हमको यहाँ पर समझना थोड़ा सा
अगर एक गुण मिला हूं तो गोदावरी में मिलता है, और दूसरा गुण मिला हूं तो वो कावेरी में मिलता है ना। अगर लंबाई की बारे में बात करें तो क्योंकि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है, तो लंबाई के हिसाब से देखूं तो इसका गुण किससे मिल रहा है, गंगा से मिल रहा है, इसलिए इसे दक्षिणी गंगा कह देते हैं। अब कावेरी, अगर मैं इसको आगे पढ़ेंगे कावेरी को, तो कावेरी में क्या मिलता है, कावेरी पूरे वर्ष भर पानी रहता है कावेरी में। कावेरी कैसी है, पूरे वर्ष भर उसमें पानी रहता है, तो कावेरी को हम कह सकते हैं कि गंगा में पानी रहता है पूरे वर्ष भर, तो वो एक गुण उसको वहां मिल गया। तो कुछ किताबें कावेरी को दक्षिण की गंगा बोलती है, कुछ किताबें गोदावरी को बोलती है। पर एग्जाम में ऐसा विवादास्पद सवाल एग्जामिनर शायद नहीं पूछेगा, और कभी पूछ भी ले तो दोनों में से मेरे हिसाब से एक ऑप्शन रहा होगा, दोनों ऑप्शन एक साथ शायद ही रहे होंगे, एक ही ऑप्शन रखेगा। तो आप थोड़ा सा अलर्ट होकर इन चीज को याद रखिएगा। ये तीनों फैक्ट हमको यहाँ पर उतार के चलना, ये चीजें हमने करी। इसके बाद हम देखते हैं, मैं डस्टर लेता हूं, ये चीजें हमने की। इसके बाद हम गोदावरी के बारे में और जानकारी लेते हैं। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी होगी, उद्गम हमने देख लिया, इसकी सहायक नदियां हमें देखनी। गोदावरी की सहायक नदियां हमें समझनी, गोदावरी की सहायक नदियां हमें समझनी है। तो इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है उसे अपन देख लें। एक ट्रिक बनाते हैं, उस ट्रिक के साथ में पढ़ते हैं ताकि हमको नदियां अच्छे से याद हो। ऐसे तो बहुत सारी बन जाएगी, समूह बन जाएगा, और उनको एक ट्रिक के साथ में अपन को एडजस्ट करना है। तो पहले मैं ट्रिक लिख देता हूं, गोदावरी की पैमाइश वर्धा। गोदावरी की, यहां से आपकी ट्रिक शुरू होगी। गोदावरी की पैमाइश वर्धा, ये हमको यहां से 1 2 3 4 5 शब्दों में हमको उन नदियों को एडजस्ट करना। नदियां तो खूब सारी है, 5 से ज्यादा है, लेकिन हमें क्या करना है, गोदावरी की सहायक नदियों को कुछ इस तरह से याद करने का, तुक्काबाजी करके, जुगाड़ लगा करके हल्का फुल्का हमें याद रखना है, ताकि वो कहीं अगर कंफ्यूजन क्रिएट हो तो हमें ये सेंटेंस दिमाग में लाना, गोदावरी की पैमाइश वर्धा। पैमाइश होता है नापचोक, है ना, तो एक शब्द होता है पैमाइश, उसी शब्द को हमें यहाँ लगा देना है। गोदावरी की पैमाइश क्या है, वर्धा। गोदावरी की पैमाइश वर्धा, तो ये गोदावरी की है, ये तो आपको संकेत करेगा कि गोदावरी नदी की सहायक नदियां हमें याद करनी है। ठीक है, ट्रिक में भी थोड़ा जुगाड़ होना चाहिए, ऐसे उटपटांग ट्रिक नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारी ट्रिकें बन जाएगी तो फिर क्या दिक्कत होगी, ट्रिक को याद करना पड़ेगा, और फिर जो मेन चीज है वो भूल जाओगे, वो ट्रिक याद रहेगी। और ट्रिक किसके लिए बनाई थी, वो तुक्का किसके लिए जुगाड़ हुआ था, कई बार वो भी भूल जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन ना आए आपके सामने, इसलिए जब भी आप कोई ट्रिक बनाए तो जितना हो सके उतना प्रयास करें कि वो ट्रिक हम किसके लिए बना रहे हैं उसके बारे में भी थोड़ा वहां पर उल्लेख हो जाए, तो वो आसानी से याद होती है। तो गोदावरी की पैमाइश वर्धा, इसमें अपने को नदियों को सेट करना। पहला शब्द है पेन, यहाँ की नदी हमको पेनगंगा से याद करनी है। पे से क्या करनी है, पेनगंगा, और इस पै नाम से कुछ और नदियां होगी, उन सबको भी इसी ग्रुप में हमको याद करना है। पेनगंगा के ही समान आवर्ती की एक नदी और आएगी, उसे नाम है वेनगंगा। तो पेनगंगा और वेनगंगा, अब इस वेनगंगा को अलग लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि समान आवर्ती के, देखो पेनगंगा वेनगंगा दोनों बेरे लग रही है ना, तो हम उसको ऐसे ही याद कर लेंगे, पेनगंगा वेनगंगा। और भी जो पै से जो नदियां बनती है, पै वन से, उन्हें साथ में लिखते हैं, पूर्णा, प्राणहिता और प्रवरा। ये पै वाली नदियों को अपन इस वाली इसके ग्रुप में। तो पहली हमको क्या मिली ट्रिक, पेनगंगा से, गोदावरी की पैमाइश वर्धा, यहां से हमको पहला वर्ड क्या है, पेनगंगा। पेनगंगा के ही समान आवर्ती की नदी हम बनाएंगे वेनगंगा, और जो पै नाम की 3 नदियां और है, पै से शुरू होती है, पूर्णा, प्राणहिता और प्रवरा, इन्हें भी अपने को याद कर लेना। अब इनका कोई ट्रिक में अलग से ट्रिक नहीं बननी, हमको इधर ही इनका जुगाड़ कर लेना। मां से नदी है मांजीरा, कौन सी है, मंजीरा। और मंजीरा हम देखते हैं भजनों में वो मंजीरा बजाते हैं, है ना, तो जहां मंजीरा बजते हैं वहां ताल होती है, लय ताल सुर हमने देना ना, तो जहां मंजीरे बजते हैं वहां क्या होता है, वहां भजनों में ताल आती है। मंजीरा बजने से ताल का अपने आप आपके ऑटोमेटिक मंजीरा ताल ये सब दिमाग में आ जाएगा। तो मां से मांजीरा,
ताल और इस माँ से एक नदी और है, उसका नाम होगा मन्नेर। तो मैं से देखो पेमाइश माँ से क्या बनेगी, मांजीरा, और जहां मांजीरा मंजीरा शब्द आया वहीं हमको ताल याद करनी है, और इसी माँ से एक नदी और याद करेंगे मन्नेर, ये हमको याद करना। ई से आपको इंद्रावती याद करनी है, ई से हमको क्या याद करनी है, इंद्रावती करनी है। से सबरी याद करनी है, से सबरी, वर्धा से वर्धा ही याद करनी है। ठीक है, ये नदियां हमें गोदावरी की सहायक नदियों के रूप में याद करनी है। इस दक्षिण भारत की इन 3 नदियों में जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं उनसे सवाल इस तरह से पूछे जाते हैं। सहायक नदियों के सवाल इधर से खूब सारे पूछे जाते हैं, सीधा 1 लाइनर सवाल पूछ दिया जाता है, या फिर कोई समूह बना करके गोदावरी, कावेरी और कृष्णा तीनों की सहायक नदियों के संबंध में घालमेल करके सवाल बनाया जाता है। तो हमें कोशिश करनी है कि अपन जितना हो सके नदियों के सहायक नदियों को अच्छे से याद करें। क्या बनी ट्रिक, गोदावरी की पैमाइश वर्धा, पे मा ई से वर्धा। तो पे से जो पै से नदियां उन सबको एक जगह याद करेंगे। वेदगंगा, समान आवर्ती की वेदगंगा, तो कोई बुरा मानने की बात नहीं है, साथ ही रख लेते हैं। पूर्णा, प्राणहिता और परवरा दोनों तीनों और आ जाएगी। माँ से मंजीरा, मन्नेर, और जहां मंजीरा होता है वहां पर ताल को रखना। ई से आसान है इंद्रावती, से सबरी, वर्धा से वर्धा ही याद करनी। ये गोदावरी की सहायक नदियां हो गई। और कोई जानकारी अपने को नहीं देनी। गिरेगी कहाँ, हमको पता है कि ये बंगाल की खाड़ी में ही गिरेगी, और सीधी सी बात है आंध्र प्रदेश वाली साइड से ही गिरेगी। राज्य कौन कौन से इसमें आते हैं, इसके मुख्य प्रदेश इसके तहत कौन कौन से आते हैं, इसके मुख्य प्रदेश कौन से आएंगे। सीधी सी बात है, महाराष्ट्र से निकलेंगे तो महाराष्ट्र आएगा, तेलंगाना आएगा, आंध्र प्रदेश। ये 3 मुख्य राज्य इसके नदी के रास्ते में आते हैं। ठीक है, कभी कभी आपको कई बार अगर मानचित्र को ध्यान से देखोगे तो आपको लगेगा कि ये छत्तीसगढ़ में भी हल्का सा इसका प्रवेश होगा, और कई बार आपको छत्तीसगढ़ का उल्लेख नहीं मिलेगा किताबों में, पर अगर मानचित्र को ध्यान से देखा जाएगा तो छत्तीसगढ़ आ सकता है। पर मुख्य रूप से आप 3 ही राज्यों को याद करोगे, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। ये आंध्र प्रदेश में नदी यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में अंततः गिर जाती है। इतनी सी यात्रा हमें गोदावरी के संबंध में याद करनी। इसके बाद में नदी आएगी कृष्णा। अगली नदी कौन सी है, कृष्णा नदी। और कृष्णा नदी का उद्गम आपको कहां से समझना है, इसका उद्गम भी हम कहेंगे कि महाराष्ट्र से। कृष्णा नदी का उद्गम भी कहां से होगा, महाराष्ट्र से होगा, महाबलेश्वर से। इसका उद्गम कहां है, महाबलेश्वर, सतारा, दक्षिणी महाराष्ट्र पश्चिम की साइड में होगा, वहां से होगा। जोर गांव होगा, एक गांव का नाम है जोर गांव, वहां से इस नदी का उद्गम होता है। महाबलेश्वर कहाँ पर है, MH मतलब महाराष्ट्र से। तो महाराष्ट्र से इस कृष्णा नदी का उद्गम हम मानते हैं। यहाँ महाराष्ट्र से कृष्णा नदी का उद्गम हम करेंगे, और इसको ऐसे लेते हुए ये थोड़ी सी क्या करती है, ये नदी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा बना। इसके बारे में जो जानकारी लिखनी है, कृष्णा नदी तेलंगाना व आंध्र प्रदेश की सीमा बनाती। ये नदी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा बनाती है। कौन सी नदी, कृष्णा नदी। इसकी लंबाई कितनी है, कृष्णा नदी की लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई है 1400 किलोमीटर के आसपास। कितनी है इसकी लंबाई, 1400 किलोमीटर इसकी लंबाई। तो कृष्णा नदी की लंबाई कितनी है, 1400 किलोमीटर। गोदावरी हमने देखा कि वो प्रायद्वीपीय पठार की सबसे लंबी नदी, जिसे हमें 1465 किलोमीटर लंबाई हमने उसकी याद रखी। इसके तहत राज्य कौन कौन से आएंगे, कृष्णा नदी के रास्ते में आने वाले राज्य, प्रदेश कौन कौन से आएंगे इसके तहत। इसके तहत प्रदेशों में पहला जहां से उद्गम है वो तो रखना ही रखना है। ये सवाल भी पूछा जाए, ध्यान रखना। गोदावरी
कृष्णा और कावेरी किन किन राज्यों से होकर के बहती है, ये सवाल भी आपको पूछा जा सकता है, किससे नहीं बहती, इस तरह का एक सवाल बन जाता है। तो महाराष्ट्र के इलाके से इसका उद्गम होता है, तो महाराष्ट्र आएगा, ठीक है। और तेलंगाना आएगा, कर्नाटक भी आएगा। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, ये आप इस नदी के राज्यों के अंदर याद, 4 राज्य याद करोगे। पहला कौन सा? महाराष्ट्र, दूसरा कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश याद रखोगे। अब देखो हमको सवाल कैसे बनाएगा, कृष्णा नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं बहती, तो आप में एक ऑप्शन में केरल दे देगा, ठीक है। तो वो ऐसे सवालों में परेशान कर सकता है कि ये नदी किस राज्य की सीमा में प्रवेश नहीं करती, किस राज्य की सीमा क्षेत्र से नहीं बहती। तो ये आइडिया आपको राज्यों के लिए भी याद करना है। तो कृष्णा नदी के बहाव क्षेत्र में उसकी दिशा में कौन कौन से राज्य नहीं आते, कौन से राज्य आते हैं, इसमें हमको महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश याद करना है। कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर बांध बना हुआ है। कृष्णा नदी पर याद रखोगे, इसे बांध आगे पढ़ाऊंगा मैं सबको अलग से, पर जहां नदियों के संबंध में फटाफट आ रहे हैं हम करते जाते हैं। कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर बांध बना हुआ। कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर बांध बना हुआ। कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर बांध बना हुआ है। तो देखो हल्का सा तुक्का भी सेट कर सकते हैं, अर्जुन और कृष्ण इन दोनों को साथ रखेंगे। अगर आपको कभी बांधों को उनकी नदियों से मिलाने का सवाल आ जाए तो आप याद रखेंगे कृष्ण और अर्जुन को क्या रखना है, एक साथ रखना। तो नागार्जुन याद हो जाएगा और कृष्ण याद रहेगा। इस तरह से हमें ये वाली चीज भी याद हो जाएगी। इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? कृष्णा की सहायक नदियां, कोई ट्रिक नहीं है, हमको इसको ऐसे ही याद करना है। कृष्णा नदी की इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है, इन्हें अपने को कैसे याद करना है? भीमा, तुंगभद्रा, घाटप्रभा, मालप्रभा, ठीक है, कोयना, दूध गंगा, ये नदियां हमको इस तरह से आदि करके और भी नदियां होगी, पर ये मुख्य मुख्य नदियां हैं। अधिकतर सवालों में ये नदियां, देखो ऐसी बहुत सी होती है, छोटी नदियां भी होती है जो आपको अगर आप बड़ी किताब पढ़ोगे तो उनके अंदर भी आएगी, पर वो नदियां सवालों के अंदर जगह नहीं बनाती। ऐसे तो बहुत सारे नदी नाले मिलते हैं, नदियों में जगह जगह मिलते हैं, पर हमको मुख्य मुख्य याद करनी है। तो ये कृष्णा की मुख्य मुख्य सहायक नदियां हमें याद करनी है। भीमा, तुंगभद्रा, घाटप्रभा, मालप्रभा, कोयना, दूध गंगा, ये जो नदियां हैं ये कृष्णा नदी की सहायक नदियां हो, ये नदियां हमें याद करनी है और इसके बारे में जानकारी ज़्यादा हमको नहीं रखनी। कृष्णा की बात यहाँ तक हुई, ये कृष्णा नदी हुई और इसमें हम देखेंगे इसके बाद कावेरी नदी। अगली कौन सी नदी है? कावेरी नदी। उद्गम देखना है, इसका उद्गम कहाँ होगा? ताल कावेरी स्थान से। इसका उद्गम आसान है, ताल कावेरी कर्नाटक से। जगह है, जगह का नाम क्या है? ताल कावेरी है और ताल कावेरी कहाँ पर है? कर्नाटक में है। जिला कौन सा है? कोडागु। कोडागु जिला है। मैसूर पठार, जो मैंने आपको पठारी प्रदेश पढ़ाए थे, तो मैंने आपको बताया कि मैसूर का पठार कर्नाटक के पठार को कहते हैं, कर्नाटक के क्षेत्र में फैला हुआ है। तो उसी मैसूर पठार में जगह है ताल कावेरी, जहां से इस नदी का उद्गम होता है। कर्नाटक का कोडागु जिला, क्या नाम? कोडागु क्षेत्र, जिला इसका कुर्ग होगा। कोडागु तो जगह है और कुर्ग इसका जिला है। इस कुर्ग जिले से ये नदी निकलती है। जिला इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है। ताल कावेरी याद रखोगे, कर्नाटक और कोडागु रखोगे तब भी काम हो जाएगा। तो यहां से हम कहेंगे कि इस नदी का उद्गम होता है। कहां से? मैसूर पठार से। और ये हमको
कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती हुई अंत में बंगाल की खाड़ी में गिर जाती। कौन सी नदी? कावेरी नदी। कोडागु जिला, पूर्वी जिला, कोडागु क्षेत्र होगा, ताल कावेरी इसकी जगह होगी। इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 765 किलोमीटर। कावेरी की लंबाई कितनी है? 765 किलोमीटर है। याद रखिएगा, कृष्ण सागर जलाशय इस नदी पर बना हुआ। कृष्ण सागर जलाशय इस नदी पर बना हुआ है। बांध होते हैं ना, इस तरह से एक जलाशय बना हुआ है कृष्ण सागर। तो कंफ्यूज मत होना। देखो, नागार्जुन सागर वो किस पर है? कृष्णा नदी पर। दोनों तरफ कृष्णा नहीं करना अपने को, अर्जुन और कृष्ण को तो साथ रखना है। अगर दोनों तरफ कृष्णा आ जाए तो मानना कि वो सुमेलित नहीं है। अगर कृष्णा नदी पर लिखा हुआ हो और उसके सामने मिलान करने में, आपको सुमेलित करने वाले सवाल में अगर कहे कि कौन सा सही युग्म है, कौन सा गलत युग्म है, तब वहां ध्यान रखना, वहां पर कृष्णा नदी पर कृष्ण सागर मत करना। कावेरी नदी पर कृष्ण सागर जलाशय आपको याद करना। कावेरी नदी पर कृष्ण सागर जलाशय आपको याद रखना है। कर्नाटक से निकलती है और ये आपको तमिलनाडु होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तमिलनाडु में हेगनकाल जलप्रपात का निर्माण करती है। कौन सी नदी? यही कावेरी नदी। कावेरी नदी, कावेरी नदी, कावेरी नदी तमिलनाडु में हेगनकाल जलप्रपात मतलब झरना का निर्माण करती है। कावेरी नदी हेगनकाल जलप्रपात का निर्माण करती है। हेगनकाल जलप्रपात का निर्माण कौन सी नदी करेगी? कावेरी नदी। धुआंधार जलप्रपात का निर्माण कौन सी नदी करेगी? याद रखना, नर्मदा नदी, है ना। इस तरह से आपको नदियों को उनके वो कौन से जलाशय का, किस बांध का निर्माण करती है, उस पर कौन सा बांध बनाया गया है, और नदियों में वहाँ कौन से झरने का निर्माण करती है, उसके किनारे कौन सा झरना है, उन्हें भी आप याद रखोगे। इस तरह से हमें ये इसमें कावेरी नदी के बारे में अपन ने चीज़ों को पढ़ा। अब इसकी सहायक नदियों को पढ़ा। कावेरी नदी की सहायक नदी कौन सी है? कावेरी नदी की सहायक नदी कौन सी है, इसके बारे में अपन देखते हैं। कावेरी की भी आपको एक ट्रिक मिल जाएगी। कावेरी नदी की भी आपको ट्रिक याद करनी है। कावेरी नदी की ट्रिक में आपको क्या याद करना है? ये नदी हमने इसमें ट्रिक बनानी है। जैसे अपन जो होते हैं ना अपने कोई माता जी वगैरह होते हैं, कोई दुर्गा माता जी होती है, उसको अपन भवानी कहते हैं। ट्रिक हमको कैसे बनानी है, इसका थोड़ा सा अपन से कोई किसी दुर्गा माता की जब आराधना करते हैं ना, तो उसको नमन जो करते हैं, उसके संबंध में अपने को यहाँ पर ऐसे एक ट्रिक बनानी है। तो मैं वो ट्रिक लिख रहा हूँ, थोड़ी सी आपको अजीब से लगेगी, पर वहां से हमको याद हो जाएगा। हे अमर भवानी शीश नवावा कबानी। हे अमर भवानी शीश नवावा कवानी। ये जो ट्रिक है, हे अमर भवानी शीश नवावा कवानी, हे अमर भवानी शीश नवावा कवानी, ये ट्रिक हमको याद करनी है। इस ट्रिक के साथ हमको मालूम पड़ेगा कि कावेरी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। हे अमर भवानी शीश नवामा कवानी, 3-4 बार बोलोगे तो आपको एक लाइन याद हो जाएगी कि हे अमर भवानी। भवानी मतलब दुर्गा, दुर्गा को भवानी बोलते हैं। तो उसका अगर कोई आराधना करता है तो उसके सामने अपना शीश झुकाता है, तो उसको बोलते हैं कि शीश नवामा, और कबानी एक ऐसे ही साथ में शब्द याद रखो। तो हे अमर भवानी शीश नवामा कबानी, इस ट्रिक से हमें कावेरी की सहायक नदियों को याद करना। हे से जो नदी बनेगी उसे अपन कहेंगे हेमवती। हेमवती, आगे बनी अमरावती, ये भवानी रहेगी। शिमसा, शीश से हमको नदी कौन सी पकड़नी है? शिमसा नदी। नवावा से ध्यान रखना, नोइल नदी। कौन सी नदी है? नवावा से मिलेगी नोइल नदी।
और कबानी से आपको कबानी ही नदी याद करनी है। कबानी से आपको कबानी नदी ही याद करनी है। और इसके अलावा भी 2 नदियां और याद करनी है। इसके अलावा भी आपको 2 नदियां और याद करनी है। जो छोटी नदियां हैं उनके बारे में भी पहले अपन इस ट्रिक को कंप्लीट करते हैं, दोबारा एक बार रिपीट मार लेते हैं। हाँ, ऐसे हेमवती, फिर अमरावती, फिर भवानी, फिर शिमसा, फिर नोइल, फिर कबानी। ये नदियां हमें इसके रूप में कावेरी की सहायक नदियों के रूप में याद करनी। ये नदियां हमें कावेरी की सहायक नदियों के रूप में याद करनी है। 2 अन्य नदियां जो है उनको अपन ऐसे ही याद कर लेते हैं, लोकापानी और स्वर्णवती। ये नदियां जो है 2 हमको अन्य याद करनी है। लोकापानी याद हो जाएगी, आसान है, और स्वर्णवती याद हो जाएगी। तो इतना याद करेंगे तो भी काफी है, पर कभी कभी किसी ऑप्शन में लोकापानी नदी का नाम भी आ जाता है। तो है अमर भवानी, शीश नवामा कबानी, हेमवती, अमरावती, भवानी, शिमसा, नोइल, कबानी, लोकापानी, स्वर्णवती। ये नदियां जो होगी इन्हें अपन इसी नदी में कावेरी नदी की सहायक नदियों के रूप में याद रखेंगे। तो ये जो यात्रा हुई, ये कावेरी नदी की यात्रा हुई। इसमें हमें यहाँ तक कावेरी नदी को समझना। इसका एक जल विवाद रहता है चर्चा में, तो कर्नाटक और तमिलनाडु वगैरह, केरल, इनके बीच में एक पूरा जल विवाद रहता है। वो जल विवाद हर बार बार चर्चा का विषय रहता है। तो अखबार के समय में जब भी इसके बारे में कोई न्यूज बने तो आप इसे याद रखिएगा। कई किताबें इसे भी दक्षिण की गंगा कहती हैं। कई किताबों में इस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। उसके पीछे कारण है कि नदी जो है वर्ष भर जल से भरी रहती है। पूरे साल इसमें क्या होता है, जल भरा रहता है। तो ऐसे एक गुण के कारण इसे इस नदी को दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। इसे भी आप लिख लीजिए। तो कभी सवाल आए दक्षिण की गंगा के बारे में तो उसमें गोदावरी और कावेरी दोनों में से देख लेना कि कौन सी नदी ऑप्शन में दी गई है। दोनों दे रखी होगी तो सवाल में लगने के चांस बढ़ेंगे, वो सवाल कंफ्यूज करेगा। लेकिन एग्जामिनर ऐसी गलती नहीं करेगा, समझदार होगा तो नहीं करेगा। कोई ऐसा ही एग्जामिनर हो, सवाल उठा के दे दिया, ध्यान नहीं रखा, तो वो फिर डिलीट भी करते हैं। तो ऐसी स्थिति भी बन सकती है। पर हम ऐसी किसी दुर्घटना की आशंका नहीं करेंगे, अपन पॉजिटिव होकर के चलेंगे। अन्य नदियां हमको देख लेंगे। अन्य नदियों में इस क्षेत्र में कौन सी मिलेगी, पन्नेर, कर्नाटक से मिलेगी आपको पन्नेर नदी, ठीक है। अमरावती, ये कर्नाटक और तमिलनाडु दोनों की होगी। कौन सी नदी, ये अमरावती नदी जो है केरल तमिलनाडु की होगी, शायद केरल तमिलनाडु की होगी। अमरावती में इसमें कंफ्यूज हूँ। केरल और तमिलनाडु की नदी होगी अमरावती, ठीक है। और एक होगी ताम्रपानी, ताम्रपानी तमिलनाडु की नदी। ये अन्य नदियां हैं, इनको अपन को विस्तृत जानकारी की आवश्यकता नहीं है। साधारणतया नाम याद रखो कि भाई दक्षिण भारत की नदी है तो हम याद रह जाएंगी। अमरावती ऑलरेडी अपन पढ़ चुके हैं, कावेरी की सहायक नदियों में, ठीक है। ताम्रपानी होगी, एक नदी होगी वेगई, वेगई नदी केरल की नदी है, वेगई नदी, ठीक है। पन्नेर हुई, अमरावती हुई, ताम्रपानी हुई, वेगई हुई। ये नदियां आपको इस तरह से अन्य नदियों के रूप में इनको हल्का सा याद करना। ये हमने दक्षिण भारत की नदियों के संबंध में इस लेक्चर में पढ़ा। अब हमको क्या बचेगी, अब बचेगा जो मालवा पठार वाली नदी है, या चंबल नदियों का जो परिवार है, चंबल वाली, वो नदियां बचेगी। चंबल को मैंने वहाँ, हालांकि चंबल वैसे इसका पानी कहाँ जाता है, हिमालय की नदियों में चंबल का पानी चला जाता है, ठीक है। इसलिए मैंने उसको वहाँ एक बार छोड़ दिया था। और वो एक्चुअल में देखा जाए तो चंबल हमारे प्रायद्वीपीय पठार की नदी है, लेकिन उसका बहाव किधर है, उत्तर की साइड है। तो हम कल के अगले लेक्चर में क्या करेंगे, अपन ऐसी नदियां पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय पठार की जिनका बहाव किधर हो, साधारण ढाल के उल्टा हो, मतलब कि उत्तर की दिशा में हो। तो ऐसी प्रायद्वीपीय नदियां जो हिमालय नदी तंत्र में मिलती है, उन नदियों के बारे में अपन अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। और जो कुछ ट्रिकें बचेगी, अब जो बाकी जो कल का लेक्चर होगा उसमें अपन कुछ ट्रिकों के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे कुछ तुक्के जुगाड़ देखेंगे कि अपने को सारी नदियां ज़्यादा मेहनत किए बगैर याद हो जाए। कम मेहनत में अपन सभी नदियों का एक जुगाड़ बना लें कि
कि पूर्व की दिशा में गिरने वाली नदियाँ कौन सी होगी, है ना, अरब सागर में गिरने वाली नदियों का ट्रिक क्या बनेगा, जितना भी हमको जुगाड़ होगा वो अपन अगले लेक्चर में करेंगे। इसमें अपन इतना ही पढ़ते हैं, बाकी बातें अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए आपको ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से, धन्यवाद।